अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? अच्छा जी, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी एटमॉस्फेयर की। हमने जो है वो लेयर्स डिस्कस करनी है। ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो है वो हमने कंपोजिशन की बेस के ऊपर भी जो है वो लेयर्स देखनी है, और उसके साथ जो है वो हमने स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर भी जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखनी है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ हम जो है वो डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये हमारे पास जनरल साइंस का जो है वो जिस चैप्टर में से ये चीज़ें हमें उठाई गई हैं वो है बेसिकली एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है। आप लोग जब जनरल साइंस का जो है वो सीएसएस का सिलेबस देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपके पास जो है वो पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल साइंस का है। ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है वो आपके पास बियोलॉजिकल साइंस है। ठीक है। और आपके पास जो है वो तीसरा चैप्टर जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का है। ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो है वो आ गया एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल साइंस है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, उससे जो है वो डराइव हुआ है, जिसका मतलब है सराउंडिंग। ठीक है। जिसका क्या मतलब है? सराउंडिंग्स। इसके अंदर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास जो है वो लिविंग थिंग्स आ जाता है, और एक इसमें हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स आती है। ठीक है। लिविंग थिंग्स को हम जो है वो बायोटिक कहते हैं। ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स को हम जो है वो एबायोटिक कह देते हैं। जब भी आप किसी जगह पर जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जी फलां जगह का जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है, तो एक्चुअली जो है वो आपसे पूछना चाहते हैं कि वहाँ की सराउंडिंग कैसे है। ठीक है। बायो के अंदर आपके पास जो है वो एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आ जाएंगे, और एबायोटिक के अंदर जो है वो आपके पास उसकी एग्जांपल में लैंड और सॉइल जो है ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जब अगर हम लोग जो है वो सराउंडिंग्स, हमने एनवायरमेंटल साइंस में एनवायरनमेंट का मतलब समझ लिया, और साथ में जो है वो हमने ये देख लिया कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी तो बायोटिक और नॉन बायोटिक है। ठीक है। अगर हम साइंस को देखें तो साइंस का क्या मतलब है कि साइंस का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नेचुरल प्रोसेस का, अगर आप कोई भी नेचुरल प्रोसेस है और उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करके अगर डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम जो है वो साइंस कहते हैं। ठीक है। कोई भी जो है वो एक रैंडम जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम जो है वो साइंस कह देंगे। ठीक है। तो एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है। इसको जो है वो हम एनवायरमेंटल साइंस कह देंगे। ठीक है। आगे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर जो उन्होंने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं वो डिस्कस किए हुए हैं आपके पास एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया हुआ है, साथ में जो है वो उन्होंने हाइड्रोस्फीयर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। और साथ में जो है वो लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें जो है वो हम एटमॉस्फेयर को जो है वो देखेंगे। ठीक है जी। अगर एटमॉस्फेयर को देखें तो एटमॉस्फेयर जो है किसे कहते हैं। ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारे पास होता है कि ये अगर आपके पास अर्थ है और इस अर्थ को
अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस ने इस अर्थ को अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट गैसेस ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं जिसने इस अर्थ को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, या ब्लैंकेट ऑफ गैसेस आप कह सकते हैं जिसने इस अर्थ को जो है वो सराउंड किया हुआ है, उसको जो है वो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी तरह आपके पास जो है वो 0.934 जो है वो आर्गोन है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हमारे पास क्या है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस, द मिक्सचर ऑफ गैसेस और ब्लैंकेट ऑफ गैसेस that surround the earth is known as atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर को जो है वो फर्दर क्लासीफाई करता है कंपोजिशन की बेस के ऊपर और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। अगर एटमॉस्फेयर को आप कंपोजिशन की बेस के ऊपर देखें तो उसकी हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं, और एटमॉस्फेयर को अगर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर देखें तो उसकी भी हमारे पास 5 टाइप्स बनती हैं। ठीक है, कंपोजिशन की बेस के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो होमोस्फीयर के अंदर ये डिवाइड होता है, ठीक है, और हेट्रोस्फीयर के अंदर, और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अगर देखें तो इसकी 5 लेयर्स हैं, जिसमें आपके पास ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, और आपके पास एक्सोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बेस के ऊपर जो है वो हम डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को अगर आप कंपोजिशन की बेस के ऊपर देखेंगे तो जो दो टाइप्स बनती हैं, होमोस्फीयर और हेट्रो, उनको जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली हमारे पास जो लेयर है वो बेसिकली आपके पास होमोस्फीयर है। ठीक है, होमो का क्या मतलब होता है, सेम। ठीक है, तो होमोस्फीयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो इवनली मिक्स्ड होती हैं, उनका जो मिक्सचर होता है इवनली मिक्स होती हैं, उसके अंदर जो मिक्सचर है वो कांस्टेंट रहता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस आर कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास ये अर्थ है, इस अर्थ की ये आपके पास जो है वो क्या सरफेस है, इस अर्थ की सरफेस से लेकर अपवर्ड अगर आप 80 किलोमीटर तक जाएं तो आपके पास होमोस्फीयर है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो होमोस्फीयर है। होमोस्फीयर के अंदर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो क्या इवनली मिक्स्ड है, इवनली मिक्स्ड होती हैं, और सेकंड नंबर पर मतलब उनकी जो परसेंटेज होती है वो सेम रहती है। वो बेशक अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो वो भी वही परसेंटेज होगी जो इस पॉइंट के ऊपर होगी। और सेकंड नंबर पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ आपके पास होमोस्फीयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने देख लिए कि इसकी लेंथ जो है वो 0 से लेकर 80 किलोमीटर तक है, gases are evenly mixed and life can only exist in homosphere। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग लेयर देखेंगे तो आपके पास जो है वो क्या है, हेट्रोस्फीयर है।
अच्छा, हेट्रो के अंदर जैसे आपको इसके नाम से जो है वो क्लियर है कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। आपके पास 0 से लेकर 80 किलोमीटर तक होमोस्फीयर है, ठीक है। 80 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक आपके पास हेट्रोस्फीयर है, ठीक है। हेट्रोस्फीयर के अंदर जो आपके पास गैसेस होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास फॉर एग्जांपल लेयर है, तो ये आपके पास जो है वो ऑक्सीजन की लेयर होगी, अपने एटॉमिक मास के अगेंस्ट जो है वो अरेंज होती हैं, ठीक है। ये जो नेक्स्ट लेयर है इसको जो है वो आप नाइट्रोजन कहते हैं, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा डेंस होगी वो उतनी ज़्यादा जो है वो हेट्रोस्फीयर की लाइन के क्या होगी, ये जो हेट्रोस्फीयर की जो लाइन है इसके जो है वो करीब होगी, इस लाइन के जो है वो इतना क्या हो जाएगी, करीब हो जाएगी। जो जितनी ज़्यादा जो है वो आपके पास क्या होगी, डेंस होगी, ठीक है, क्योंकि वो आपकी ग्रेविटी की वजह से जो है वो अट्रैक्ट होंगी। और जो जितनी ज़्यादा लाइट होगी जो है वो कितनी जाएगी, उतनी 10,000 किलोमीटर के जो है वो करीब होगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो है वो हीलियम है, ठीक है। हमने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि हमारे पास एक तो जो है वो गैसेस किस फॉर्म के अंदर होती हैं, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, नो लाइफ ऑन हेट्रोस्फीयर। और साथ में हमने डिस्टेंस देख लिया कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 80 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। ये हमने जो है वो अपनी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बेस के ऊपर जो है वो हमने अपनी लेयर देखी है। नेक्स्ट जो है वो हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो है वो लेयर देखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर को अगर हम स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो 5 लेयर्स बनती हैं। अगर आपके पास ये अर्थ है, ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है। अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर 15 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक आपके पास जो लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, उसको आप क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक जो आपके पास लेयर होती है उसको जो है वो हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको हम जो है वो स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, और जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम जो है वो ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है वो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है, 0 से लेकर 15 किलोमीटर तक है। लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ हमारे पास ट्रोपोस्फियर के अंदर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और उसके साथ जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने की क्या वजह है कि हमारे पास अपवर्ड जो है वो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। अगर डाउनवर्ड हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह एक दूसरे के करीब करीब है और बहुत ज़्यादा हैं अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जबकि आप ऊपर मूव करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल बहुत कम होंगे। जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो हीट जो है वो कम स्टोर होगी, इस वजह से आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास जितने भी वेदर वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेदर वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आपकी ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। क्लाउड्स की फॉर्मेशन, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होना, विंड्स का चलना, ये सारे का सारा जो है वो आपका ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटोस्फियर के अंदर देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर का जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसको के अंदर जो है वो ओजोन होती है, ठीक है। इस वजह से इसको जो है वो ओजोनोस्फियर भी कहा जाता है। और सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये क्या करता है, हार्मफुल
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये स्टॉप करता है। रेडिएशन को जो है ये स्टॉप करता है, ठीक है। उसके बाद जो कमर्शियल आपके पास एरोप्लेन्स होते हैं या कमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं वो किसके अंदर जो है वो फ्लाई करते हैं, वो भी आपके पास स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। ओजोन लेयर जो है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है, हार्मफुल रेडिएशन को स्टॉप करती है। कमर्शियल एरोप्लेन जो है वो इसके अंदर जो है फ्लाई करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जब आप अपवर्ड मूव करते हैं तो आपका टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करने की क्या वजह है कि टेम्परेचर इसलिए राइज करता है कि सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो यूवी रेडिएशन, ये हाई एनर्जी के ऊपर होती है, ठीक है। हाई एनर्जी के ऊपर होने की वजह से ये रेडिएशन जो है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस, वो इसको जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो अब्जॉर्ब करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट लेयर देखते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है उसको जो है वो हम मीजोस्फीयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजोस्फीयर आपके पास 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। मीजोस्फीयर जो है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर -100 डिग्री तक अप्रोक्सीमेट होता है। कोल्डेस्ट लेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अपवर्ड हमारे पास क्या डिक्रीज हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है। जब डेंसिटी कम हो रही है तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो हीट स्टोर करते हैं उनकी जो है वो परसेंटेज कम होती है, तो इस वजह से जो हीट रिटेन करने की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जाहिर है जब ऊपर मॉलिक्यूल्स कम है तो हीट भी जो है हमारे पास कम स्टोर होगी। मीजोस्फीयर का एक और नाम आपके पास जो है वो क्या है, मिडल लेयर भी है, ठीक है। और जब आप वर्ड मूव करते हैं तो आपके पास टेम्परेचर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। और आपके पास 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है वो मीजो लेयर होती है, मीजोस्फीयर होती है, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ लेयर है उसको जो है वो हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मोस्फीयर आपके पास 80 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसके अंदर जो लोएस्ट थर्मोस्फीयर होती है उसको हम जो है वो जो 400 किलोमीटर तक है उसको जो है वो हम आयोनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। ये अपर थर्मोस्फीयर है, ये आपके पास जो है वो लोअर थर्मोस्फीयर है, ठीक है। थर्मोस्फीयर जो है हमारे पास जब इसमें अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर हमारे पास राइज करता है, ठीक है। आल दो के डेंसिटी डिक्रीज होती है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते जाते हैं जब हम अपवर्ड मूव करते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड होते हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटी जो है वो हीट को स्टोर करने की बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट जो है वो जो टेम्परेचर होता है वो 2000 डिग्री तक होता है, ठीक है। इतना ज्यादा जो है ये टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास जो है वो राइज कर जाता है। और आयोनोस्फीयर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं, जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, वो हाई एनर्जी के ऊपर होती हैं। ये हाई एनर्जी के ऊपर जो रेडिएशंस होती हैं जिनमें कॉस्मिक वेव्स भी हैं और साथ में जो है वो एक्स रेज भी हैं। जब इनको जो है वो ये गैसियस मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करते हैं तो वो आइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कैट आइन बना देते हैं और एन आइन बना देते हैं, ठीक हो गया।
और एक और पॉइंट हमारे पास थर्मोस्फीयर का ये है कि आपके पास जो रेडियो वेव्स हैं वो भी थर्मोस्फीयर के अंदर जो है वो थर्मोस्फीयर के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू थर्मोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की जो लास्ट लेयर है उसको हम जो है वो एक्सोस्फीयर कहते हैं। जो आखिरी और पांचवी लेयर है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर आपके पास 480 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और इसमें जो है वो हमारे पास जब जो है वो हम अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, और डेंसिटी जब डिक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, और साथ साथ में जो है वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ये लेयर आपके पास 480 से लेकर आपके पास जो है वो कितनी है, 10,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक किस्म की ब्लर सी लाइन है जो आपके पास एक ब्लर लाइन होती है, किसमें, स्पेस के दरमियान और एक्सोस्फीयर के दरमियान। ठीक है, बहुत ब्लर सी लाइन होती है। इसके बाद जो है वो 10,000 किलोमीटर के बाद जो है वो आपके पास स्पेस स्टार्ट हो जाती है, और आपके पास सैटेलाइट्स जो है वो एक्सोस्फीयर के अंदर ही होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट सारी जो है वो किधर होती हैं, एक्सोस्फीयर के अंदर होती हैं। उसकी यह रीज़न है, उसकी एक रीज़न जो है वो ये है कि एक तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होती, सैटेलाइट्स को जो है वो कोई डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ती, कोई रेजिस्टेंस फेस करनी नहीं पड़ती। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, जब डेंसिटी ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स ही नहीं है गैस की, तो रेजिस्टेंस किधर से फेस करेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर पे यह होता है कि हमारे पास जो बहुत वीएन बहुत दूर क्लियर होता है। ठीक है, सैटेलाइट्स बहुत दूर तक जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट कर सकती है। ठीक, तो आज जो है वो हमने अब एटमॉस्फेयर की जो है वो कंपोजिशन की बेस के ऊपर भी जो है वो लेयर्स देख ली हैं, और साथ में जो है वो स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर भी जो है वो हमने इसकी लेयर्स देख ली हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो हम हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।